नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप जानते हैं 5 राज्यों में चुनाव की गहमा गहमी शुरू हो गई है। जनसभाएं, जनसंपर्क, टिकटों का तय होना भी शुरू हो गया है। बैठकों का दौर भी चल रहा है। अगर हम जो जहां सबकी निगाहें लगी हुई हैं उस राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल में इस समय सबसे ज्यादा राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 7 मार्च को वहां जा रहे हैं और एक मेगा रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि वो करीब 10 लाख की भीड़ जुटाएंगे, ये उनका दावा है। पर सबकी निगाहें अब वेस्ट बंगाल पर टिक गई हैं। हमारे एक साथी, एक जाना पहचाना चेहरा टीवी जगत का, वो भी इस समय कोलकाता में है। धीरेन्द्र पंडित। धीरेन्द्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कोलकाता का माहौल कैसा है? कोलकाता क्या कह रहा है? देखिए, कोलकाता को अगर आप देखेंगे तो वहाँ अलग अलग किस्म हमेशा से पूरे बंगाल का, चूंकि सिर्फ अभी हम लोग बंगाल का उसको बैरोमीटर मानते हैं। बैरोमीटर एक जमाने में हम उसको पूरे हिंदुस्तान का भी मानते थे, लेकिन अभी की राजनीति अगर आप देखेंगे तो यहाँ, चूंकि यहाँ एक अलग अलग दुनियाएं हैं। मैं जब कई बार सोचता हूँ, उसको देखता हूँ बंगाल को, तो मुझे लगता है कोलकाता में जब आप बाहर नीचे दिखते हैं बहुत सारे, मैं कल भी ये सोच रहा था कि जो नीचे हैं, फ्लैट्स के बाहर हैं, मकानों के बाहर हैं, और ऊपर उनके ठीक बने हुए मकान हैं, उनके बीच में भी अलग अलग दुनियाएं हैं। दो अलग अलग दुनियाएं हैं जिसमें एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, और जैसे ही इंटरेक्शन का प्रोसेस खत्म होता है, जो एक दूसरे पे जरूरत की तरह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की, और उसके बाद फिर वो अलग हो जाते हैं। तो उसी तरह से कोलकाता हमेशा आपको इस तरह दिखेगा, जिसमें बहुत सारी लाइनें अलग अलग तरीके से दिखेंगी। इसलिए कभी भी ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि कोलकाता एज ए होल क्या सोच रहा है। जैसे मैं शेक्सपियर की सरनी से, यानी सड़क से गुजरते हुए सामने होचिन मिन रोड देख रहा था, उन लोगों को मिलते हुए देख रहा था, कि मुझे लग रहा था कि यहाँ के कोलकाता के किस्सों में तमाम शामिल होते हैं। और जादू तो हम लोग, हमारी तरफ के लोग ये सुनते आए हैं कि कोलकाता जादू का शहर है, उसका जी। जादू कभी भी कम नहीं होता। तो लिहाजा राजनीति में वो जादू आज भी कायम है, और कोलकाता में वो जादू है। अलग अलग हिस्से में सोच रहा है। कहीं आप जाते हैं तो आपको दीदी दिखाई देती हैं, ममता दीदी का काम दिखाई देता है, उस पर बोलते हुए लोग दिखते हैं, और कोलकाता एक बदला हुआ शहर सा दिखता है। जब आप कोलकाता के बाहर जाकर देखते हैं तो आपको लगता है कि ये वो कोलकाता नहीं जिसको कभी आपने 10 साल 20 साल पहले देखा था। ये एक जी। बदलता हुआ कोलकाता है। तो ये बदलाव राजनीति में भी दिख रहा है। और अब कोलकाता फैसले लेने के लिए लगभग 3 दशक का इंतजार नहीं करता है, 2 दशक का इंतजार नहीं करता है, और आज के चुनाव में वो 1 दशक का भी इंतजार करने से पहले काफी जूझ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोलकाता की हवाओं में एक अलग सी आपको फिजा दिखेगी। कुछ हिस्सों में लगता है कि जैसे बदलाव की तरफ बढ़ती हुई फिजा है। कहीं उन लोगों को ये लगता है कि हाँ, बढ़ तो रहा है विपक्ष, लेकिन दीदी किसी ना किसी तरह सत्ता पर काबिज रहेंगी। तो ये दो एक डिफरेंट ध्रुवों में कोलकाता कहीं दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस का झंडा आपको ढूंढने में मुश्किल होगी, लेफ्ट का झंडा जरूर आपको दिखाई दे जाता है। बहुत कुछ आपने संकेत दे दिए हैं कि कोलकाता क्या सोच रहा है, लेकिन क्या विभाजन स्पष्ट दिखाई देने लगा है? हमको लगता है कि ये बात बहुत अरसे बाद इस तरह दिख रही है कि विभाजन आपको साफ दिख रहा है। हालांकि अभी भी कोलकाता जितने देश के अलग अलग हिस्सों में घूमने के बाद हमने देखा कि हो सकता है कि लोग आपसे लैंग्वेज बैरियर भी होंगे बहुत सारे बात करने में, लेकिन कोई एक जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट असर्शन है, जो उनके अपने इंडिपेंडेंट आइडियाज का एक्सप्रेशन है, उसको कभी आप इतने प्रेशर में नहीं देखते हैं। इस स्टेट के अलावा आपको कहीं वो इतना प्रेशर में नहीं दिखाई देगा कि वो इंटरेक्ट भी करना चाहेगा तो उसको हमेशा एक एक अजीब से डर में आप घिरे हुए देखेंगे। और ये कोलकाता को आज की देन नहीं है,
ये 1967 के बाद जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है कोलकाता में, और उसी के वक्त से आपने देखा कि उसी समय मूवमेंट हुआ, नक्सलवाड़ी हुआ, और उसका दौर फिर हमने जो देखा वो एक लेफ्ट का आइडियोलॉजी का दौर था, उसके उरूज पे आने का दौर था, उसके लंबे समय तक बने रहने का दौर था। लेकिन उस दौर में लगा कि पूरी दुनिया में हमेशा इस बात की तायद करने वाले कि साहब अभिव्यक्ति की आजादी जो मूल आजादी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि पॉलिटिकल जो आपके अपने आइडियाज हैं उनको एक्सप्रेस करने की वो बहुत ज्यादा आदत यहाँ नहीं है, और उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि डर है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप आदमी के साथ खुलते हैं, आप आदमी से बात करते हैं, तो वो जो है अब साफ दिखाई देता है आपको। यहाँ तक कि कई बार अभी तक का जो पहले नहीं था उदाहरण, कि अभी आपके पास आकर भी कोई आदमी बोलने लगता है। और बीजेपी ने एक चीज में जो सिर्फ ये नहीं कि वो सत्ता में आने के लिए या उसके लिए, जो चीज आपको अलग से दिखाई देगी वो चीज है कि बीजेपी का कार्यकर्ता अब वो पिटने के लिए तैयार है, यानी वो लड़ सकता है, वो अपने आप को जान देने के लिए तैयार है पार्टी पे, और वो काफी खुल के बोल रहा है। तो अगर ये चीज है तो ये एक नया कोलकाता दिखता है, और इसमें एक साफ तौर पर डिवीजन है, दोनों तरफ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि वो जो हम लोगों ने एक रैली देखी ब्रिगेड ग्राउंड में, जो हम लोगों ने इतनी बड़ी रैली देखी 28 को, उस जी। रैली से भी मुझे लगता नहीं कि कोलकाता के किसी डायनामिक्स में बहुत चेंज आया हो। मीडिया की सुर्खियों में जरूर चेंज आया, हमारा ध्यान जरूर उस तरफ जाना शुरू हुआ, लेकिन मुझे इस बात का शक है कि जनता उसकी तरफ अब एक अल्टरनेट के तौर पर देख रही है। मुझे लगता है कि वो एक भूली हुई दास्तां है जो बार बार याद आएगी, क्योंकि उसमें अब्बास जो है, अब्बास सिद्दीकी, उसका एक अपना जो भीड़ है, जो अपने लोग हैं, अपने जो उसके अपने मत के लोग हैं, वो ज्यादा बड़ी भीड़ थी, ना कि बदलाव के लिए कांग्रेस और लेफ्ट की जोड़ी। जी। और अगर हम ममता बनर्जी के खेमे की बात करें, तो ममता बनर्जी के खेमे में क्या चल रहा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर प्रशांत किशोर के बयान देखें, ये तो ठीक है, प्रशांत किशोर उनके रणनीतिकार हैं, और प्रशांत किशोर की वजह से टीएमसी में लोगों का गमन भी हुआ है, वो टूट फूट भी हुई है, कई बड़े चेहरे भी गए हैं, नाराजगी की वजह से गए हैं। लेकिन जब रणनीतिकार भी बयानबाजी पर आमादा हो, तो कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी महसूस होती है कि रणनीतिकार को पर्दे के पीछे रह करके रणनीति बनानी चाहिए, या फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। उसके लिए तो मेरे विचार से ममता बनर्जी हैं, अभिषेक है, दूसरे लोग हैं जो चेहरे हो सकते हैं टीएमसी की राजनीति के। सौगत राय हैं, बिल्कुल। तेरे तो को वो राय लोग कर हैं। सकते हैं, पर ये लोग, ये रणनीतिकार ही अगर बयानबाजी करनी शुरू कर दे, ये कमजोरी है टीएमसी की, क्या है ये? देखिए, एक राजनीतिक स्टाइल है टीएमसी का, जिसमें चूंकि अगर आप सत्ता में आने के लिए, आपने देखा होगा कि आपको जिन लोगों से भिड़ना पड़ा, और ममता बनर्जी जिस जिस एक्सपीरियंस से गुजरी, वो एक उनके जीवट की भी मिसाल है। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, और लेफ्ट से आप आसानी से पार नहीं पा सकते, क्योंकि 77 से 82 तक एक अलग लेफ्ट था, 82 के बाद एक अलग लेफ्ट हुआ, जिसने चुनावी मशीनरी को जीत की मशीन में तब्दील किया। उसका जनता के साथ इंटरेक्शन कितना था, इस पर बहस हो सकती है, इस पर आपके अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन उसने चुनाव जीतने की मशीन को किस तरह तैयार किया, इस पर कोई बहस नहीं है, क्योंकि 34 साल तक लगातार, और लगभग अगर हम उसको देखें तो वो 38-39 साल का शासन लगता है। उसी तरह से ममता बनर्जी सीधे तौर पर सीधे लड़ने की उनके अंदर आदत है, और वो सड़क पर लड़ने की उसमें बाकायदा ऐलान भी करती हैं, घोषणा भी करती हैं, और उनका दिखता भी है। लेकिन जिस तरह से आजकल उनकी बौखलाहट है, थोड़ा सा वो जो अतिरेक होने का है, वो ये एक आम तरह से अगर हम लोग पढ़ते हैं किसी पॉलिटिशियन को, क्योंकि ममता दी के अंदर ये पहले से है, मतलब उनको इसी तरह से बयान है, उनको आगे बढ़कर लड़ने का वो है, वो कभी कदम पीछे नहीं खींचती है। लेकिन अब वो सिर्फ सेंस से ही जवाब देने लग रही हैं। अब उनको ये नहीं है कि खतरा है कि नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से अतिरेक में आ जाती हैं, जिस तरह से अचानक वो पूरी तरह से वो बुला रही हैं, आप मंच पर उनको देख रहे हैं, उनके रिएक्शंस पहले की तरह नहीं है, और वो कुछ और ज्यादा अतिरेक में है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं
एक बड़े खतरे को भाप रहे हैं, क्योंकि 2019 के बाद अब वो गलती नहीं कर सकते। उस समय तक यहाँ के बहुत सारे लोगों ने ये गलती की थी, उनको नहीं लग रहा था कि जमीन के अंदर अंदर कुछ कुछ पक रहा है, लेकिन जब वो लावा सामने आया तो अब उन्होंने अपनी सारी जो ताकत है वो उसमें झोंक दी है। लेकिन जो उनके रणनीतिकार की बात है, मैं उस पर बहुत ज्यादा इसलिए भी बहुत ज्यादा उसको तरजीह नहीं देता हूँ, क्योंकि उनकी रणनीति में क्या रणनीति है क्या नहीं है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि जब जनता निकल कर आती है सड़कों पर तो वो रणनीति खुद होती है, वही रणनीति होती है, और जनता आप कैसे बाहर निकालेंगे। ये हमारे समय में जब हम लोग बच्चे थे, बिल्ले लेकर और उसको लेकर भी गली में आए हुए नेताओं को हम समझते थे, उनको भी इतना मालूम था कि वो अपनी भीड़ को कैसे निकालेंगे। तो इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। मुद्दे कौन से होंगे इस पर हमेशा डिस्कशन हुआ करता था। हाँ, ये लैपटॉप प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और इस तरह की चीजें और हम लोग ऐसे करेंगे, उसमें ये माहिर हो सकते हैं। इससे अलावा मुझे नहीं लगता कि वो बंगाल में उनकी बहुत ज्यादा कोई इस तरह का वो ममता दीदी को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। ममता अकेले लड़ रही हैं और उनको ये बात अब समझ में आ गई है कि बीजेपी न केवल मजबूत हुई है बल्कि बीजेपी आगे की ओर आ रही है। और यही बात उनके रिएक्शंस में दिखती है। रही बात उनकी लीडरशिप की, तो जो उनके साथ में नहीं है वो उनके साथ उनके दल में नहीं है। आप उसमें देख चुके हैं 19 विधायक जा चुके हैं, उनके लोग बड़े बड़े लोग लीडरशिप जा रही है, उनके लोग जो पुराने लंबे समय से उनके साथ ही रहे वो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो है कि ये फील उनको हो रहा होगा, भले ही वो फिर बाद में उसके जाने के बाद उस ऑफिस को धोएं, गंगा जल से साफ करें या उस जल से साफ करें, लेकिन वो जा रहे हैं और वो बात उनको फील हो रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के खेमे की हम बात करें, कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी के तौर पर दिख रही है कि जिसके नेताओं को ये यकीन हो चुका कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, ये गाना वो गा सकते हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई में मतलब मैं बहुत सारी चीजें देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि आपकी आने के पीछे जो आपकी मेहनत है, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हो, लेकिन आपके पास कोई इस तरह का वोट पुलिंग जो करता है या इस तरह का लीडर आपके पास नहीं है। इसके बावजूद भी आप पूरी तरह से उन चेहरों पर डिपेंड हैं जो कि लखनऊ से आता है, जो कि दिल्ली से आते हैं दोनों चेहरे, और एक लखनऊ से चेहरा आता है। तो आपने उसको पूरी तरह से उस पर दिया। हालांकि कार्यकर्ता जिस हिम्मत और उसके साथ इस पूरे चुनावी हिंसा में लड़े, जो भिड़े, और चूंकि अगर आप बंगाल का पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं तो आज जहां हम लोग यूपी में कभी इलेक्शन के आने के वक्त लोगों के दिल डर से कांप जाया करते थे कि कितनी गोलियां चलेंगी, कितने सब होंगे, वहां अब एक गोली भी नहीं चलती है। मतलब कई बार तो ये होता है कि किसी भी शहर में कोई झड़प तक नहीं होती। लोगों ने उस बदलाव को एडेप्ट किया, लेकिन बंगाल उसको क्यों अभी तक एडेप्ट नहीं हुआ, इस पर एक बड़ी लंबी डिबेट अलग हो सकती है जो उनकी वायलेंस पर है, क्योंकि पॉलिटिकल वायलेंस किस तरह से यहाँ अंदर तक एम्बाइब कर गए। लेकिन ये जो सबसे बड़ा बीजेपी के पास जीत के लिए जो उनके अंदर उत्साह दिख रहा है, उसमें उनका बहुत ज्यादा योगदान यहाँ नहीं है। जिस तरह का अपीजमेंट है माइनॉरिटी का, वो जनता के अंदर खुद से आने लगा। वो खुद से बोल रही है, आप वहां गए, आपने सिर्फ ये योगदान दिलाया, आपने उनको यकीन दिलाया हम आपके साथ खड़े हैं, तो वो लोग आगे बढ़ने शुरू हुए। ये एक बड़ी चीज है, ये एक बड़ा चेंज है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के खेमे के अंदर खुशी का बहुत माहौल है, क्योंकि जिस तरह आ रही है, आप उनके कार्यालयों में जाते हैं तो वो और ज्यादा ओपन हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास जब आप जीत के मूड में होते हैं, ये तो जनता तय करेगी, मैं उसके बारे में कोई अभी ये नहीं कह पा रहा कि बीजेपी इस तरह आएगी, लेकिन ये जनता के पास है हक कि वो तय कर देगी। लेकिन आप देखेंगे कि जो जीत का एक आत्मविश्वास होता है, आप आइए, अरे आप भी आइए, आप भी आइए, उस तरह आप उनको दफ्तरों में जाकर देख सकते हैं। जबकि एक पहले से ज्यादा थोड़ा सा मीडिया को लेके कड़वाहट और वो सब चीजें इसलिए है क्योंकि कई सारी चीजें तो हम लोग देख रहे हैं मीडिया में भी, चीजों के चेंजेस लेके हम लोग आपस में रोज बातें करते हैं, और सबसे ज्यादा अगर इस जो मीडिया के अंदर गुजर रहा है उस पर हम ही लोग आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं सब लोग। लेकिन आपको दिखेगा कि उन पर ज्यादा तंज कशी है, उनके साथ हैसलमेंट है, उनके साथ काफी चीजें हैसल किया जा रहा है, या कहीं भी जगह जाएंगे आप वहां उनको परेशानियां उठानी पड़ रही है। तब होता है जब आपको लगता है कि ये आपके खिलाफ किसी एक खास एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तब होता है जब आप
कहीं से सड़क से अपने लिए अपने खिलाफ कोई उठते हुए हवा देखते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी इस वक्त उस मूड में है कि वो उसको लगता है कि वो अब परेड ग्राउंड से सीधा राइटर बिल्डिंग की तरफ जा रही है। तो इस तरह उसके नेताओं का भाव यही है। जनता का भाव अभी आना है, 2 मई को तमाम जनता उनको बता देगी। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी की लीडरशिप आप भी पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी पर निर्भर कर रही और जो ये ममता बनर्जी ने बंगाल की बेटी का जो मसला उछलवाया है, इसका इसको लोग ले किस तरीके से रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके जवाब में अपनी 9 महिला कार्यकर्ताओं के पोस्टर इशू कर दिए, जारी कर दिए। इसके अलावा जो शोभा मजुमदार और गोपाल मजुमदार पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया, उस मामले को भी भारतीय जनता पार्टी ने उछाला है और ये पूछा है कि क्या शोभा मजुमदार बंगाल की बेटी नहीं है जिस पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया है? तो ये जो बंगाल की बेटी बनाम बाहर के लोग वाली लड़ाई है, इसमें अब एक चर्चा ये भी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी सौरव गांगुली को, यानी बंगाल के बेटे को, इस काट के लिए लेकर के आना चाहती है और शायद 7 मार्च की प्रधानमंत्री की रैली में सौरव गांगुली आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो बाद की बात है, पर लाने का प्रयास तो चल रहा है। उनका बंगाल की बेटी का जवाब तो ढूंढने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। है। देखिए, चुनाव जब इस तरह के मुद्दे जब आप चुनाव से दूर हो जाते हैं तो आप सिर्फ इमोशनल इश्यूज पर टिकते हैं। ममता दीदी से जो गलती, मतलब मुझे अभी तक लगता है, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं तो एज ए पत्रकार बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि उनकी एक बड़ी गलती बीजेपी को एक मुद्दा थमा देने की रही, बीजेपी को एक बड़ा नारा दे देने की रही, क्योंकि 2016 के चुनाव में बीजेपी पहले के अपने प्रदर्शनों से और नीचे आ गई। आप उससे नीचे आ गए थे, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से अपीसमेंट का और उसका मुद्दा उठाते उठाते बीजेपी को जय श्री राम का एक नारा हाथ लगता है। ममता जिस तरह से उस नारे पर रिएक्ट करती हैं तो वो उनके खिलाफ, उनसे परेशान लोगों के लिए एक बड़ा संबल बन गया, एक बड़ा सिंबल की तौर पर उभर के आ गया। और उस संबल के सहारे उन लोगों ने एक सिंबल भी तैयार कर लिया। उनको जो संबल मिला इस पूरे उससे, एक नारे से, उन्होंने एक सिंबल तैयार किया। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब बदलाव की तरफ आती है, या किसी भी राज्य में आपने देखा होगा, मुद्दों के साथ साथ कुछ नारे होते हैं, जो नारे ये तय करते हैं कि आखिर इस पूरी पार्टी को आप किस लाइन में, इस पूरी लड़ाई को उस पार्टी के किस लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, किस लाइन से उसको निरूपित करेंगे। तो मुझे लगता है जय श्री राम के तौर पर उन्होंने एक पार्टी को, बीजेपी को, एक ऐसा मुद्दा थमाया। आपने देखा कि उनके गुस्से को, उनके तमाम गाड़ियों पर जाने पर, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट के उस जो प्रोग्राम में हुआ उसमें भी उसी तरह के नारे, यानी उन लोगों ने तय कर लिया कि इस सारी चीज को। उसके बाद जय सिया राम से उसको कंट्राडिक्ट भी करने की कोशिश की। जी। मोहिता मिश्रा का आपने देखा होगा किस तरह का उन्होंने बहुत अपनी चीजों को, चूंकि जब आप किसी एक ऐसी चीज को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तब आपको बहुत सारी चीजें गोल करनी पड़ती हैं और आप खुद उलझ जाते हैं। तो वो उसमें थी, क्योंकि जय श्री राम कभी भी कोई वार क्राई या इस तरह का कभी ये नारा नहीं रहा। आप जो चाहे कहें, वो बहुत सारी चीजें हमेशा, जो आर्मी की रेजिमेंट के गीत होते हैं वो अलग होते हैं, आम आदमी के अलग होते हैं। तो हम लोग राम राम, जय राम, श्री राम, ये तमाम चीजों को इस्तेमाल करते रहे हैं। तो उन्होंने ये मुद्दा जब देखा कि ये नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बाहरी बनाम अपनी बेटी के तौर पे, क्योंकि जो मैं आपको इससे पहले कह रहा था कि बीजेपी की सबसे बड़ी जो कमजोरी है, वो अपने अंदर से कोई लीडरशिप इवॉल्व करने की नहीं है, कोई चेहरा क्रिएट करने की नहीं है। सुखेंदु आए हैं, लेकिन अभी उनकी इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस पार्टी के अंदर नहीं है, और पार्टी भी इतने कॉन्फिडेंस में नहीं होगी उनको लेके कि उनको एक चेहरा अभी तक मान ले। मतलब वो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और जी उससे जी। पहले जो मुकुल राय आए, वो आए, जो लोग भी आए, उनको लेकर एक पूरी, मतलब उनके सामने उनको हल्का देखा। तो लिहाजा पार्टी अपना चेहरा खड़ा नहीं कर पाई, और ममता दी ने एक इमोशनल कार्ड चला, और उनको लगता है कि जब
लगातार ये कैंपेन बढ़ेगी, वो इस पर और प्रेशर देने की कोशिश करेंगी और स्ट्रेस देंगी इस पूरे मसले पर कि वो यहाँ की बेटी हैं, ये लोग बाहर के हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनता ये फैसला कर चुकी है कि कौन, ये एक देश में राज्य होते हैं और राज्यों के ऊपर एक देश होता है जिसका एक ही पासपोर्ट होता है। उस पासपोर्ट को लेकर अब इस देश में कोई, मुझे नहीं लगता, वो चाहे आप सुदूर दक्षिण जाएं, सुदूर नॉर्थ ईस्ट में जाएं या कहीं भी जाएं आप, यहाँ तक कि अब कश्मीर में भी आप जाते हैं, तो इस बात से बहुत ज्यादा सिर्फ एक खास ग्रुप को जो कि उसमें अपना फायदा देखता है, इसके अलावा बहुत ज्यादा फर्क लोगों को नहीं पड़ता। वो लोग अपने मुद्दे चाहते हैं, जो उनका इमोशनल इशू है, जो उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उन सबको, या जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्याएं, उनके हल के लिए लीडरशिप चुनते हैं, ना कि बाहरी और उसकी, क्योंकि उनको मालूम है प्रधानमंत्री जब देश का है तो वो कोई भी मुख्यमंत्री भी यही का होगा। और ये पार्टी साफ करना कोई अलग चीज नहीं है, पार्टी ये एक नॉर्म सी होता है कि आप वहीं से लीडर लाते हैं, कोई बाहर से लीडर नहीं आता। मतलब आप यहाँ तक की सोच सकते हैं, मैं कई बार सोचता हूँ कि ये बातें भी की जा सकती हैं कि कैलाश विजयवर्गीय भी इस राज्य के मुख्यमंत्री हो। कोई इस तरह की बात सोचेगा तो मुझे लगता है कि वो कहीं चांद से उतर के दुनिया देखते हैं। मैं साफ तौर पर ये कह सकता हूँ कि इस तरह का इशू अभी बहुत ज्यादा करेंगी, इमोशनल कार्ड और ज्यादा खेलने की कोशिश करेंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे लोग बदलेंगे। इससे फ्रिंज जो वोटर होता है, बहुत छोटा पीरियड होता है उस वोटर का, जो ये मतलब उसका बड़ा हिस्सा होता है जो स्विंग वोटर जिसको हम लोग कहते हैं। लेकिन अब इस मुद्दे पर इसलिए नहीं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी और इस देश के अंदर मोबिलिटी और जो एक हम लोग हमेशा जो 34 साल के दौर में बल्कि 34 नहीं, इसको 44 आप साल कहते हैं उस दौर में, और फिर 20 साल और जोड़ दीजिए 10 साल, 54 साल के दौर में जो यहाँ पढ़ाया गया, किताबों में लिखा गया, या मतलब जो एक आइडियोलॉजिकली पढ़ाई गई, वो चीज ये थी कि सेंटर आपका दुश्मन है, सेंटर आपका दुश्मन है, आपके हक छीन रहा है, आपकी जो सारे कोयले से लेके तमाम चीजें हैं उन सब की रॉयल्टी आपके साथ प्रॉपर नहीं हुई, आपकी आपकी कीमत पर बाकी देश की तरक्की हुई, आपने इस देश को सोशल रिफॉर्म की शुरुआत की, आपने इस देश में रिवोल्यूशन की शुरुआत की, और आप दिल्ली में रूल करने के नेचुरल जिनका राइट है वो आप हैं। वो एक स्थिति थी बंगाल के अंदर, और वो इस फील को करते थे जो लंबे समय से, क्योंकि आप इतना लंबा पॉलिटिकल पीरियड, आजादी के इतने थोड़े से समय में इतने बड़े हिस्से तक अगर आप इस फीलिंग के साथ रहते हैं तो उसके टूटने में समय लगता है। लेकिन आपने देखा पिछले कुछ समय से, जब जूट मिल्स बंद हुई, जब कारखाने बंद हुए, जब वो खटाल्स बंद हुई, जो बड़े बड़े यहाँ पूरे देश में रोजी रोटी कहाँ मिलेगी, चलिए चलिए कोलकाता मिलेगी, है ना। हम लोगों के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार और उसके लोक गीतों में जो आपने देखा कि उनकी जवानी कहाँ गिरवी रखी है, वो मारवाड़ी किसी सेठ के यहाँ रखी है कोलकाता के, उस तरह की कहानियों के साथ जो एक कोलकाता था जिसको मोती कहा, पूर्व का एशिया का मोती जिसको कहते थे मार्क ट्वेन, वो धीरे धीरे आपने देखा उसके उन 34 सालों में काम धंधे वो सब चीजें, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो तमाम प्रोसेस थम गया। तो लोग यहाँ से ब्रेन ड्रेन करने लगे, बाहर जाने लगे, मोबिलिटी बहुत बढ़ गई, इंटरेक्शन हुआ और उन तमाम भ्रांतियों को उस इंटरेक्शन ने तोड़ा। तो मुझे लगता है कि अब उस तरह का कोई बहुत ज्यादा असर होगा, क्योंकि सबको मालूम है जो भी जीत के बनेगा वो बंगाल का ही होगा, वो बंगाल का ही बेटा होगा, बंगाल की बेटी होगी, तो लिहाजा सभी बेटियां बंगाल की हैं। अगर इनके पास है तो उनके पास लॉकेट हैं, रूपा गांगुली हैं, बहुत सारे जो लीडर हैं वो हैं बंगाल के हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कार्ड बहुत ज्यादा, हालांकि उनके समर्थकों को, जो उनके पहले से ही समर्थक है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो फिर इस बात को स्ट्रेस देंगे, तो मुझे लगता नहीं कि उसका बहुत पॉलिटिकल बहुत इम्पैक्ट होगा। और सौरव गांगुली अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, बीजेपी के लिए बहुत विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि बंगाली जनमानस में अपने प्रतीकों को लेके एक बहुत ही विलक्षण सा एक आग्रह है। अगर आप देखेंगे उनका अटैचमेंट बहुत है, वो उनके साथ बहुत अपने आप को फील करते हैं, एक उनके साथ रिश्ता उनको लगता है। अगर आप चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि मैं ये सोचता था कि भाई इसको सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, तो है, आप जिस भी गली से निकलेंगे आप जाके देखिए, आप
कोलकाता की गलियों में जब आप घूमते हैं तो वहां आपको हर तरफ कहीं ना कहीं कोई नायक मिलेगा जिसकी मूर्ति वहां होगी। विवेकानंद जी की कितनी मूर्तियां यहाँ हैं, उनको गिनना शायद आसान नहीं होगा। वहां नेताजी की कितनी मूर्तियां हैं, उसको आप नहीं गिन सकेंगे। हालांकि कोलकाता में चूंकि लेफ्ट अपने आप को पूरी दुनिया का हिस्सा मानता है, तो इसलिए हो चिन्ह भी मिलेंगे और आपको शेक्सपियर सरनी भी मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद एक अटैचमेंट है, एक नायक की तलाश जब कोई वो करती है पीढ़ी, क्योंकि जब से हमने यहाँ, मैं बड़ा हैरत में था क्योंकि ब्रिगेड ग्राउंड में जब लोग खेलते हैं, मैं सुबह घूमने जब जाता हूँ, मेरे होटल से लगभग 2-3 किलोमीटर है, तो मैं जब भी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ फुटबॉल खेलते हुए लोग नहीं दिख रहे। यानी जिस कोलकाता को फुटबॉल के लिए जादू नगरी हम मानते थे, हमने पूरे बनर्जी, पीके बनर्जी और तमाम लोगों को देखा, मतलब जिनके नाम हम लोग हमेशा मोहम्मडन स्पोर्टिंग, ईडन, वो आपका मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, ये तमाम क्लब थे जिनसे पूरा कोलकाता रोमांचित होता था। लेकिन उसके बावजूद उनको एक नायक की तलाश थी। आप रविंद्र संगीत गाते हैं, आपका अटैचमेंट है, ऐसे में एक नायक के तौर पर जब सौरभ गांगुली आए, तो आज भी आप किसी आम बंगाली से बात करेंगे, वो उनको बहुत लाइक करता है। और लगभग मेरा ये मानना है, ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी उनके लिए कि वो उस गैप को जो बीजेपी और टीएमसी के बीच में रहा, उसको भर दें, बल्कि उससे आगे निकल जाएं। लगभग 4 से 5% एकदम हार्ड कोर शिफ्ट करा सकते हैं उनके अंदर, है उनके साथ एक अटैचमेंट है। हालांकि उन पर दोनों दलों से प्रेशर था, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक दल से थे, वो दोनों दलों से उन पर प्रेशर है। दोनों दल चाहते हैं कि वो उनके यहाँ आए, क्योंकि वो एक चेंज ला सकते हैं। मतलब उनका पॉलिटिकल, मुझे नहीं मालूम कि उनकी एक्मैनशिप कैसी है। वो एक महान क्रिकेटर हैं और हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा जुझारू, उन्होंने, वो याद रहेगा दुनिया को जब उन्होंने शर्ट निकाल कर लहराई थी इंग्लैंड में, तो वो एक बदलते हुए हिंदुस्तान के आत्मविश्वास के परिचायक के तौर पर देखी गई थी। तो मुझे लगता है कि वो हैं इस तरह के। लेकिन पॉलिटिकल उनका आइडिया कैसा होगा, उनका विजन क्या है, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस समय अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा बूस्ट अप होगा। और कोलकाता में जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक ह्यूज रैली हुई है कम्युनिस्ट पार्टियों की और आपके कांग्रेस की, और एक फुरफुरा जो आपके शरीफ। अजमेर शरीफ की तरह का मुस्लिम का सेकंड बताते हैं कि अजमेर शरीफ के बाद ये एक ऐसी जगह है जिसकी मान्यता है। इन सब के सहयोग से जो ये बड़ी रैली हुई है, और उसके बाद सीताराम येचुरी का बयान मैं देख रहा था। हालांकि बयान है तो सियासी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा आती है तो ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाएगी। मतलब ये एक ठीक चुनाव के समय दिया गया एक साजिशपूर्ण बयान भी हो सकता है, और है ही। लेकिन मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि जो ये तीसरा मोर्चा है, सबको दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होने की ज्यादा संभावना है। तो ये जो थर्ड फ्रंट है, ये क्या कोई इम्पैक्ट डाल पाएगा? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव अगर हम देखें तो ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या अब विधानसभा चुनाव में कोई ताकत बनकर के उभरेगा क्या? देखिए, सीताराम येचुरी ने जो बयान दिया वो अपने उस वोटर के लिए है। एक बयान है, पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिकल उनकी पार्टी और एक पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनको लगता है कि वो मतलब उनको वो हर हक है, जो भी वो चाहें उस तरह के बयान दे सकते हैं। उनको लगता है कि अगर ममता बनर्जी बीजेपी के साथ जाएंगी तो ये उनकी समझ है, और उनको इस बात को कहने के लिए उनके पास बहुत सारे कारण भी होंगे। वो फिर गिना देंगे कि साहब उन्होंने एनडीए के साथ रही, बहुत ज्यादा सहयोगी रहे। लेकिन ये उनकी किसी और को नहीं, उस भीड़ में आए हुए लोगों के बीच से बचने की कोशिश है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उस रैली में जो भीड़ थी उसमें ज्यादातर लोग फुरफुरा शरीफ और उसके सबके मतवालाम भी थे, और कुछ लोग वो भी थे जो कांग्रेस के। और उस भीड़ के बाद एक चीज शुरू हुई, जो अखबारों में, मीडिया में
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर तमाम जो भी मीडिया सोशल मीडिया है, उसमें एक नई बहस शुरू हुई और उसमें ये कहा कि ये भी हैं। उनके सुर्खियां आने लगी, उनके लोग इंटरव्यू उनसे पूछने लगे, उनकी सलाह लेने लगे कि साहब आप क्या सोचते हैं, क्योंकि इससे पहले उनके सोचने की भी परवाह करनी लोगों ने बंद कर दी थी। लेकिन उस रैली के बाद अगर हम रैली को देखते हैं, तो रैली के बाद सबसे ज्यादा कंसर्न अगर किसी में शुरू हुआ तो वो वाम मोर्चा है, क्योंकि कांग्रेस ने क्लैरिटी के साथ अपना एक रुख रखा हुआ है और वो उनको शेयर नहीं करना देना चाहते फुरफुरा शरीफ को, क्योंकि वो जानते हैं उनका और फुरफुरा शरीफ का और उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो एक ही है। तो वो लॉयन शेयर कौन ले जाएगा और इसके बाद वो रास्ते किस तरफ लेगा, उसको कोई ताकत नहीं देना चाहेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की चेंज नहीं चाहेगी, क्योंकि अभी बड़ा शत्रु है, तो इसीलिए वो जिसको बड़ा शत्रु मान रहे हैं उसके लिए उन्होंने मिलके इकट्ठा किया। लेकिन उनको ये मालूम है कि कल ये मेरा ही स्पेस खत्म हो जाएगा। कांग्रेस को तो ये अनुभव है, आप यूपी में देख चुके कि बसपा के साथ सीट मिलने के बाद आज तक उतनी सीट पे कैंडिडेट नहीं उतार पा रहे हैं। तो ये सब चीजें उनकी हैं, तो वो उनको ये उनके अनुभव ने सिखाया है, तो शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि वो फुरफुरा शरीफ के उसके बाद। लेकिन जो सबसे टफ बात हुई है वो ये है कि फुरफुरा शरीफ के उस अब्बास के बयानों के बाद, आप उसके बयान देख सकते हैं, पुराने भी बयान हैं, उन सब ने जो लेफ्ट का वोटर है, जिसमें सॉरी माफ कीजिए, जो लेफ्ट का वोटर है उसको असहज कर दिया, जो हिंदू वोटर है। क्योंकि पिछले चुनाव को हम लोग अगर गौर करते हैं तो 2019 के चुनाव में जो वोट ट्रांसफर हुआ वो वाम का वोट राम को गया और कांग्रेस का वोट शिफ्ट हुआ काफी बड़ी तादाद में, मतलब संख्या में, टीएमसी को। टीएमसी का वोट सॉरी, शायद ये मौसम का बदल वो जो बड़ा वोट शिफ्ट हुआ, आप देखेंगे टीएमसी का वोट बड़ा है, बीजेपी का बड़ा है, इतने बड़े हिस्से में बड़ा है, लेकिन टीएमसी का वोट भी बड़ा है, कम नहीं हुआ। तो वो कहां से आया? वो यही वोट शिफ्ट हुआ, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ, हिंदू वोटर। तो अब उस बयान के बाद, उस रैली के बाद जो सबसे बड़ी इंटरनल रीअरेंजमेंट शुरू हुई, उसमें ये हुआ कि जिस हिंदू जो लोग उसमें थे उन्होंने बड़ा अचानक अपने आप को असहज महसूस किया। उन्होंने कहा जी। कि जिस फासिस्ट ताकतों के खिलाफ, यानी धर्म के इस्तेमाल के खिलाफ बेसिक फिलॉसफी है लेफ्ट की, वो बहुत बार समझौते हुए हम लोग इस बात के लिए बहुत सारे लोग हमेशा उन पर सवाल भी खड़े करते हैं। लेकिन इस वक्त जब सामने है, तो जो ये लोग बच गए थे विधानसभा चुनाव में, जिसमें जो लेफ्ट के पास जो 5-6% वोट बचता है, उसमें भी बड़ी तादाद हिंदू। तो उनको ये लगा कि आप इस तरह के बयान देने वाले और उस तरह के एकदम जो बहुत ही भड़काऊ वक्तव्य हैं उनको देने वाले, तो आप फिर धर्म की उस जो कट्टर विचारधारा है उसके समर्थन में खड़े हैं, तो लिहाजा आपको जवाब देना है। अब जवाब देना है तो बचा हुआ जो हिस्सा है वो भी बहुत तेजी से बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि वो अपने तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए उस चीज को रोकने के लिए सीताराम येचुरी का ये बयान है। ये बयान उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या लेफ्ट पार्टी इस बार अपने उस वोट परसेंटेज को कायम रख पाएगी जो उसने लोकसभा चुनाव में रखा है। मतलब लोकसभा चुनाव के वोट से नीचे जाना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ उनकी कोई भी, दोनों तरफ से आप देखिए, आपको राहुल गांधी की कितनी रैलियां दिख रही हैं, आपको प्रियंका गांधी कितनी दिख रही है, आपको कितना दिख रहा है कि आपको सीताराम येचुरी या तमाम लोगों के दौरे, क्योंकि वो यहाँ कन्फ्लिक्ट में है। वो यहाँ जिस तरह से उसमें है, रिश्तों में है, उसी तरह से वो कन्फ्लिक्ट में कहाँ है? वो केरल में कन्फ्लिक्ट में है। तो उनकी मजबूरी है। अगर ये दोनों चुनाव अलग अलग समय में होते तो शायद उनके लिए कोई इस तरह का धर्म संकट नहीं होता कि यहाँ हमको दोस्त होना है, वहां हमको दुश्मन बनना है, और बहुत तेजी से ये प्रोसेस पूरी करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो वही मुझे लगता है कि इस बार उनकी स्थिति खराब होगी और वो बहुत संकट में। जी जी। और आपके हिसाब से, चूंकि माहौल तो बन गया है,
विभाजन तो दिख रहा है, लोग मन बना चुके हैं, ये भी नजर आ रहा है। ऐसे में आपकी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके अपने लोग सोच रहे हैं, लेकिन जो हमको लगता है कि इस वक्त जब टेम्पो बन रहा है, तो 7 तारीख की रैली काफी कुछ ताकत बताएगी कि किस तरह होगी। और अब उनको अपनी लीडरशिप में थोड़ा सा जो लोकल का टच है वो बढ़ाना पड़ेगा उनको। जी। जो जो चीजें हैं, और अब चूंकि आज जो टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद होगा, चूंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि लोग जो उधर से आ रहे हैं उनको आप टिकट भी दे रहे हो, तो जो आपके इतने दिन से लोग साथ थे जो इस दौरान आए हैं, उनका क्या होगा? उनका एक रिसेंटमेंट को आप किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे? मतलब एक बहुत सारी चीजें होंगी, और साथ ही साथ जिस तरह की जो पूरी पार्टी सेंट्रल लीडरशिप पे आश्रित हो गई है, इनको जल्दी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगले 2 महीने बहुत क्रूशियल है। वो एक छोटी सी गलती भी, चूंकि आप ये सोचिए कि इतना इमोशनल चार्ज स्टेट इलेक्शन होता है कि मिठाइयाँ भी बननी शुरू हो गई कि खेला हो गए या जय श्री राम, ये मिठाइयाँ बन रही हैं और बाकायदा बिक रही हैं। तो मतलब इस तरह के जो इमोशनली चार्ज स्टेट में कोई भी छोटी सी गलती, कोई भी बयान, कोई भी वो जनता को आपसे दूर कर सकता है, जनता को आपको सोचने में, क्योंकि ये अभी एक तरह का नया इंटरेक्शन है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की वकालत करने वाली पार्टी एक ऐसे स्टेट में अपना एनरोल कर रही है जो फेडरलिज्म में स्टेट को ज्यादा राइट देना चाहता है, जो सेंटर से ज्यादा स्टेट को राइट देना चाहता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा होगा कि उसके नेताओं का संयम, और उनका इस बात पर कि वो पूरा का पूरा इसी सिस्टम को यहाँ अडेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो बदलाव लाएंगे, बदलाव लाना चाहते हैं, और बदलाव के लिए उनके पास रीजन है। इस बात पर उनको स्ट्रेस देना होगा एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर 8 चरण का मतदान होना है पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री 20 रैलियों को संबोधित करेंगे। 8 चरण, 20 रैलियां। पिछले चुनाव को देखें तो 6 चरण में मतदान हुआ था, इस बार 8 हो गया। शायद ये सोच करके, और चुनाव आयोग की तरफ से उसका स्पष्टीकरण भी आया है कि भाई एक तो त्योहार है, और शायद दूसरा कारण ये रहा होगा कि इस बीच हिंसा बहुत हुई है, कार्यकर्ता बहुत मारे गए हैं। तो चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है कि शांतिपूर्ण तरीके से, स्वतंत्र तरीके से, तटस्थ होकर के मतदाता वोट कर सकें। शायद यही सोच करके 8 चरण में किया गया, लेकिन इसको भी ममता बनर्जी ने क्रिटिसाइज किया था। ये जो 20 रैलियां प्रधानमंत्री की होने वाली हैं और 8 चरण का मतदान होगा, इसका कोई इम्पैक्ट होगा क्या? किस बात से घबरा रही हैं ममता बनर्जी? पर। देखिए, मेरा ये मानना है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना एक वो रखने का राइट है कि वो किस तरह से उसको देखती है। तो वो हर एक कदम को, उनको लगता है कि मुझे मेरी जनता को ये बताना जरूरी है कि हर एक कदम ये ममता के खिलाफ साजिश है, ये उनको गद्दी से हटाने की साजिश है। वो उनके खिलाफ एक सेंटर साजिश रच रहा है, ये चीजें, ताकि लोग इमोशनली आकर उनके चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट करें, और उससे वो इन तमाम जो बीजेपी की रणनीतियां उनको बेअसर कर दें। वो लेकिन यहाँ मैंने जो कहा था कि बहुत ही हाईली पॉलिटिसाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस सिस्टम्स है, उन सबको हमने देखा किस तरह से घुसे हुए हैं। और जिस जिस क्लब कल्चर के अगेंस्ट ममता बनर्जी खड़ी हुई थी, वो और भी निर्मम तरीके से अंदर की तरफ घुसा। यानी आम आदमी की वोट देने की फ्रीडम, अपने एक्सप्रेशंस की फ्रीडम, वो और डर के साए में गई। वो उस पर कोई भी जो कहना चाहे वो आके यहाँ देख सकता है, आराम से देख सकता है। उसको इसमें कोई, उसको 2 दिन में फील हो जाएगा अगर वो घूमते हैं इन सब चीजों को। लेकिन उसके बावजूद भी ममता को लगता है कि वो जो है इस सेंटर के खिलाफ, सेंटर के पूरे कदमों को, चूंकि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, मेरा तो ये मानना है
कि अगर आप इसको 10 चरण में भी करना चाहें, लेकिन किसी कार्यकर्ताओं को हिंसा से बचा सकें, आप किसी इस तरह की मृत्यु से बचा सकें, जो घटनाएँ, जो हिंसा हो रही है, उससे रोक सकें, तो मुझे लगता है कि वो सबसे प्राइम उद्देश्य होता है। इलेक्शन में सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि कोई जानो-माल की हानि ना हो, ये सबसे बेस्ट इलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ कम से कम बंगाल का इतने लंबे समय का इतिहास तो वो नहीं बताता। क्योंकि चुनाव के बाद भी 2019 के चुनाव के बाद यहाँ काफ़ी कार्यकर्ताओं की मौतें हुई और झड़पें हुई, हम लोग रोज़ सुनते हैं और वहाँ पार्टी किस तरह रिएक्ट करती है और पार्टी के इशारे पर पुलिस कैसे जाएगी, ये सब चीज़ें यहाँ आराम से आपको दिख जाएँगी। इसके लिए बहुत स्टिंग जर्नलिज़्म की ज़रूरत नहीं, वो आपको साफ दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत अच्छे से की गई होगी और चूँकि इस बार जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्लस जो बीएसएफ यानी जो सीएपीएफ होगी, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल होगी, उसके और साथ में फोर्स के साथ और पुलिस इन की कमेटी होगी, वो डिसाइड करती रहेगी फैसले लेते हुए। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रयोग है और इसमें हिंसा को और खास तौर से उन अधिकारियों को जिनको ये लगता है कि हम सत्तारूढ़ पार्टी के एक एजेंट हैं, हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनली और कोई ड्यूटी नहीं है, उनको शायद इससे डर लगे और मुझे लगता है कि ये बात काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकती है और इस बात का काफ़ी असर हो सकता है क्योंकि पार्टी 8 फेज़ में आप पूरी फ़ोर्स को मूव करते रहेंगे और वो कम से कम एक डर हालाँकि ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत श्योर हम इसलिए नहीं होते क्योंकि चुनाव के बाद की हिंसा को तो चुनाव आयोग नहीं काउंट करेगा क्योंकि वो तो उसके बाद खत्म हो जाएगा। जिस दिन काउंटिंग खत्म हो जाएगी, सुरक्षा बल वापस चले जाएँगे और फिर वही सब चीज़ें होंगी। लेकिन इस वक़्त मुझे लगता है कि जिस तरह का विपक्ष मजबूत होगा, चाहे कोई भी है, तो उसमें ऐसी घटनाएँ होने से रुकती हैं और शायद यही कारण है कि ममता दी का विरोध उस चीज़ के लिए भी है कि आप उनको जो एक फ़ायदा ले सकती थी, उस सबको नुकसान भी हो सकता है। धीरेन्द्र पुंडीर जी, आप कोलकाता से जुड़े, समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, हमारे चैनल के लिए। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी चीज़ों का आपने उनको बयान किया, अच्छे तरीके से बयान किया कि एक्चुअल में इस समय कोलकाता भी, पश्चिम बंगाल भी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां भी किस तरह का बिहेव कर रही हैं, किस तरह की चीज़ें सोच रही हैं, वो सब आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। और जाहिर है कुछ घटनाएं जो निकट भविष्य में होने वाली हैं उन पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी, मीडिया की भी और पूरे देश की अलग अलग वर्गों की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि बंगाल में जो संदेश आना है बंगाल से, शायद वो आगे की दिशा भी तय करेगा, इस देश की राजनीति की दिशा भी शायद तय करेगा। तो धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अगेन आपका। आप जुड़े और आपने विस्तार से बताया कि एक्चुअल में बंगाल के दिल में क्या धड़क रहा है। एक्चुअल में क्या धड़क रहा है ये तो 2 मई को पता लगेगा, लेकिन आपने जो इस समय के हालात हैं वो बयान किए। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र। नमस्कार। अच्छा।